एक समंदर के अंदर की दुनिया है जो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, और जो समंदर के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ हैं वो भी सांस लेती हैं। उसमें से कुछ स्पीशीज़ जो है वो हम खाते हैं, जैसे कि फ़िश, प्रॉन्स वगैरह, और कुछ जो है वो समंदर की खूबसूरती के लिए और उसकी अपनी नशोनुमा के लिए होती हैं। तो ज़रा उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोंगुल जमाल, फाउंडर एंड CEO ऑफ मरीन कन्वर्सेशन पाकिस्तान, एंड शबीब असगर, डायरेक्टर ऑफ मरीन कन्वर्सेशन पाकिस्तान, साइंटिफिक diver, trainer and field training instructor. Wow, what a heavy profile. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you so much for joining us. Thank you for जैसे अभी आपने सुना कि मैं बता रही हूँ, और मैं ही क्या बता रही हूँ, हम सभी जानते हैं कि हमने खुद मरीन लाइफ का जो है ना वो उसको तबाह करने में हमारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। एज अ लेमैन मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये बात पता ही नहीं है कि कोई मरीन लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हम तो बस समंदर जाते हैं, चिप्स खाते हैं, वहीं फेंक के आ जाते हैं, बोतलें वहीं फेंक के आ जाते हैं, शॉपिंग बैग्स, थैलियाँ वहीं फेंक के आ जाते हैं, कूड़ा करकट बस हमने तो फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है समंदर को भी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप पहले हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करें, उन्हें बताएँ कि आखिर ये मरीन लाइफ होती क्या है, ये मरीन इकोसिस्टम होता क्या है। अच्छा, मैं शुरू करूँगा सबसे पहले समंदर से कि हम समंदर किनारे रहते हैं। हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है जो सिंध और बलूचिस्तान की इतनी लंबी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम समंदर से बहुत कटे हुए हैं। हमें समंदर के बारे में नहीं पता, सिवाय इसके कि हम जून जुलाई के दिनों में या अभी मई के महीने से हम गर्मियों में समंदर का रुख करेंगे, पिकनिक करेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, बिरयानियाँ खाएंगे, तबाह करेंगे, समंदर को वापस। जबकि वो भी गलत दिन होते हैं। उन दिनों में समंदर में नहीं जाना चाहिए। असल जो वक्त है समंदर को से लुत्फ़अंदोज़ होने का, वो अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने, यानी सर्दियों के मौसम में। हम अंग्रेज़ों के देखा देखी कि भाई वो लोग वेस्टर्न जो हैं वो गर्मियों में समंदर को रुख करते हैं, तो हम भी गर्मियों में, जबकि वहाँ सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं तो इसलिए वो गर्मियों में जाते हैं। हमारे यहाँ जो सर्दियाँ हैं वो सबसे आइडियल हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, पूल की तरह हो जाता है। वो टाइम होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, जब आके आप समंदर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और पानी का दर्जा हरारत जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है, तो आपको बाहर शायद सर्दी लगे, पानी में आपको सर्दी ना लगे। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो है आपकी समंदर में जब आप बात करते हैं तो हम जो ख़ास तौर पे, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, मैं अभी आपसे ही सवाल करता हूँ कि हम जो सांस ले रहे हैं वो कहाँ से आती है। आपसे सवाल है मेरा कि हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से आती है। आबो हवा का हिस्सा। आबो हवा में हम कहते हैं कि दरख्तों से आती है। सही है, आमतौर पे पढ़ा भी यही है बचपन से, जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस बताया जाता है, उसमें बताया जाता है कि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब्त करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दुनिया में 50 से 80% ऑक्सीजन समंदर से आती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। समंदर में एक चीज़ मौजूद होती है, फाइटोप्लैंक्टन, एक छोटा सा ज़र्रा, माइक्रोस्कोपिक ज़र्रा है वो। सही है, एल्गी एक तरह की जो दुनिया भर में फैली होती है, जिसको कहते हैं कि अगर ये मौजूद है तो समंदर ज़िंदा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। अगर दुनिया के तमाम जंगलात को एक तरफ कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, और सारे पौधों को जमा कर दिया जाए जो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज़्यादा मिकदार में सिर्फ वो एक ज़र्रा प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ज़्यादा। तो 50 से 80% नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये तो लोगों को, मेरे ख्याल से 50% लोगों को तो पता ही नहीं होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई मीन यस, मुझे भी नहीं पता थी। तो इसलिए जब भी माहौलियात की बात होती है, हम कहते हैं दरख्त लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सांस बेहतर करनी है, एयर क्वालिटी बेहतर करनी है, तो हम हमेशा दरख्त लगाने की बात, हम समंदर की बात ही नहीं करते। जबकि 50 से 80% ऑक्सीजन आपको कौन दे रहा है? समंदर है। इसलिए हमने समंदर को ऐसे ही छोड़ दिया है और समंदर के बारे में ख़याल नहीं करते। जबकि समंदर में जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ऐसी मरीन लाइफ मौजूद है जो हम कुछ खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसी मौजूद है जो दिखने में, जिसका अपना एक इकोलॉजिकल रोल है, खूबसूरत है, जिसमें मरजान है, समंदरी घास है, उसमें सीवीड्स हैं, ओयस्टर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब आप नीचे पानी में जाते हैं तो अब आपको नज़र आती है क्या दुनिया है समंदर में। और पहले ये समझते थे लोग कि पाकिस्तान में सब शायद गंदा ही गंदा है, ऐसा नहीं। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो लोग बोलते हैं मालदीव जाओ, थाईलैंड जाओ, फला जगह जाओ। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में वो सब कुछ देखने के लिए यहाँ चीज़ें मौजूद हैं, बस ये कि हमें उनको मज़ीद प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन तेज़ी से उसके नुकसानात हैं, कुछ तबाही हो रही है जिसकी वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन खूबसूरती भी मौजूद है जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया। मैंने देखें आपको यही बात कही थी कि हम उसको एज अ लेमैन सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ आ सके, कनेक्ट कर सके, क्योंकि देखने वालों को अक्सर व बेशतर नहीं पता होता है कि चीज़ें क्या है। मैं आपसे बात करूँगी सोंगुल, आप जो हैं वो एक प्रॉपर ये जो कन्वर्सेशन मरीन कन्वर्सेशन पाकिस्तान सोसाइटी है उसकी आप CEO भी हैं। ये आपका इदारा कैसे काम कर रहा है और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से रोल प्ले कर रहा है मरीन लाइफ को बचाने के लिए? मैं ओबियसली ये जो काम है मैंने CQ थाईलैंड में
और फिर जो मेरा टीचर है अनवर अब्दुल्ला, और जब मैंने ये देखा है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव है, हाँ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी कंट्री में बुला के, और बिकॉज़ हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो हैंड बाय हैंड है, हम सिखाते हैं हैंड बाय हैंड, मतलब पानी के अंदर डायरेक्टली प्रैक्टिकल है। तो इसमें यह है कि टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी सबसे पहले यही था। फिर अनवर अब्दुल्ला को हमने इधर बुलाया एंड ही बिकेम आवर फर्स्ट पाकिस्तानी diving scientist and coral biologist. So I hope that we together can bring more students and more hands to be diving with purpose. So that's how all the passion and everything began. ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक रैपिडली डिक्लाइनिंग जो है मरीन इकोसिस्टम की, इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत सारी वजहें सही है। जो अगर मैं बड़ी बड़ी वजहों में से सबसे पहले एक वजह बताऊं, वो आपका समंदर में जो नाला आपका बहता हुआ जा रहा है, जितने भी नाले हैं बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एसिडिफिकेशन है समंदर की वो बहुत हाई होती जा रही है, और उसकी वजह से हाई थिकनेस एल्गिन ब्लूम आ रहे हैं जो कि 5-6 मीटर तक के होते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मरीन लाइफ जो है मर जाती है। तो इस तरह के सिनेरियोज देखने को कंटिन्यूसली मिलना शुरू हो गए। यानी अगर आप ब्लू, जैसे आप सैटेलाइट इमेजनरी लेते हैं तो आपको समंदर ब्लू नज़र आता है, लेकिन अब आप देखेंगे दुनिया भर में समंदर की कुछ जगह हिस्से जो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्रे भी हो गई। सही है। तो इस वजह से ग्रे तो वो तो तबाही की तरफ चले गए हम, सीवेज की और ज़्यादा के वजह, लेकिन जो algae है वो ग्रीन कलर का होता है और वो बिल्कुल कपड़े की तरह थिक होता है और वो बिल्कुल 5-6 मीटर डीप चले जाते हैं। तो इसके नीचे जितने भी जानवर हैं वो सफोकेट होके मर जाते हैं मैसेस में। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। फिर दूसरी बड़ी जो वजह है वो है आपकी फ़िशिंग कम्युनिटी की तरफ से। उसमें आप कमर्शियल फ़िशिंग जो ख़ास तौर पे, उसमें एक बॉटम ट्रॉलिंग एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है गुज्जा जाल। वो बॉटम ट्रॉलिंग और गुज्जा जाल, ये जाल जो होता है ये फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े बड़े जाल हैं, और ये जाल समंदरी बैट से लग के रगड़ते हुए चलते हैं, और जो कुछ आता है, चाहे उसमें पत्थर आए, मछली के अंडे आए, जो चीज़ खाने वाली है नहीं है, हर चीज़ को वो अपने साथ लपेटता हुआ ले जाता है, और फिर ये जाल ऊपर उठाते हैं, जो चीज़ उनके काम की होती है वो लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी मर चुकी होती हैं। ये वो तो नहीं है घोस्ट नेट जिसको कहते हैं? घोस्ट नेट वो बाद में बनता है। अच्छा। इसी पर आ रहा हूँ। पहले ये बॉटम ट्रॉलर होता है जो बहुत बड़ा जाल है जो खींचता हुआ जा रहा है। ये किश्ती है जो आगे चलती रहती है, पीछे जाल बंधा होता है और ज़मीन से नीचे रगड़ के चल रहा है, और ये इतने बड़े होते हैं, फुटबॉल स्टेडियम से बड़े जाल हैं जो खींचते खींचते जाते हैं, और नीचे जहाँ से एक दफ़ा फिर जाएँ इसको कहते हैं हम झाड़ू फेर दी, यानी कुछ नहीं बचा वहाँ पे। और अगर उसको रिहेबिलिटेट होने में टाइम लगेगा तो कम से कम भी 50-60 साल शायद लगें, तब जाके वो शायद रिहेबिलिटेट हो सके। घोस्ट नेट की जो डैमेज है स्पेशली ऑन द डीप साइड, जो बिल्कुल डीप जगहों पे, उनको रिस्टोर करने में हमारे लिए इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और जब उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेडिमेंट आप हटा दें, उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ उगेगा नहीं। और हमारा इंटरवेंशन अभी डीप सी रिस्टोरेशन थोड़ा सा हार्ड है। तो इट्स कमिंग, वी आर कमिंग इन दस न्यू रोबोटिक इनोवेशन और वो, लेकिन फिर भी एक जगह को रिस्टोर करने में सिर्फ जो है ना 1 किलोमीटर, उसको बहुत सालों लगते हैं। तो वन डैमेज, वन स्कूप जो है ना वो हमेशा के लिए चले जाते, तो वो जगह फिर दोबारा ऐसे नहीं डेंजरस हो गया। ये तो बहुत ही मतलब मरीन लाइफ के लिए कितना डेंजरस है, और फिर वो घोस्ट नेट में तब्दील हो जाना, उसका ब्यूटीफुल ओशन है ना। हमारे रिसोर्सेज बहुत खूबसूरत है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगर ले जाओ, आप देख के भूलेंगे कि नहीं, ये हमारा हेरिटेज है, पूरा पाकिस्तान का हेरिटेज है। आप समझे कि आपके और मेरी घर के अंदर गार्डन समझे, उसके अंदर जितना चीज़ें हैं वो आपकी है, आपके बच्चों के हैं। तो आप सोचिए कि जो पूरा पाकिस्तान का जो समंदर का इलाका है, ये सारा आप लोगों का, ये आपका गार्डन है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं? हम क्या एज एन इंडिविजुअल करें इसको सेव कर सकें, या कोई इदारा है ख़ास तौर पर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अवेयरनेस, सॉरी, मल्टीपल इदारे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, और हमारी कोशिश है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस पे काम करें। और कुछ लोगों से हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, बात भी हुई है, उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया, सपोर्ट भी किया इस काम के अंदर। तो हम जो है समंदर में सबसे पहले जो बात करते हैं वो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जैसे आज हम कर रहे हैं, लोगों तक एक आगाही पहुँचाने का ज़रिया, ताकि हम कम्यूनिटीज़ में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉरपोरेट्स के पास जाते हैं, वहाँ जाके हम ये सेशन कंडक्ट करते हैं कि समंदर के है क्यों ज़रूरी, किस तरह से हम जुड़े हुए हैं समंदर से। सिर्फ पिकनिक का ज़रिया नहीं है, हम जुड़े हुए हैं, हमारी एक सांस उसकी वजह से है।
तो हमें एक कनेक्शन अपना बिल्ड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह से मछेरों को समझाते हैं कि तुम अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करोगे तो तुम अपनी रोज़ी पे खुद लात मार रहे हो। तो आज तुमने इस तरह से इलीगल एक्टिविटी की है, इलीगल फिशिंग की है, तो अगले साल तुम्हें वो मछली नहीं मिलेगी। तब वो समझता है, ऐसा नहीं कि समझते नहीं है। टाइम लगता है, कभी कभार 2-2, 3-3 साल लगे हमें एक बात समझाने में, लेकिन समझी लोगों ने। तो ये एक अवेयरनेस सबसे पहले। दूसरा फिर है कंजर्वेशन का काम, कि आप पानी में जाएं और कंजर्वेशन करें। अब टाइम नहीं है कि हम सिर्फ बातें करें, बैठ के सेमिनार्स करें, कॉन्फ्रेंसेस करें। ये टाइम अब एक्शन लेने का है, क्योंकि बहुत तेज़ी से तबाही हो चुकी है। तो पानी में जाके काम करना बहुत ज़रूरी है, पानी में जाके रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इदारा इस वक्त काम कर रहा है कोरल रिस्टोरेशन के ऊपर। अंडर वाटर कोरल रिस्टोरेशन करते हैं। दुनिया भर में आर्टिफिशियल तरीके से रिस्टोरेशन हो रही है कोरल्स के ऊपर, यानी वो मसनूई तरीके से कंक्रीट के स्ट्रक्चर नीचे फेंक देंगे, या वो पीवीसी के पाइप लगाएंगे, उस पर कोरल्स हैंग हो रहे हैं, या वो आयरन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सब जो है हमारे नज़दीक गैर अखलाकी है। और क्योंकि समंदर में जो चीज़ समंदर से जुड़ी हुई नहीं है, अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समंदर में दाखिल कर रहे हैं, तो वो एलियन है समंदर के लिए। वो समंदर का हिस्सा नहीं है, वो कुदरती हल नहीं है उसका। आज आप जो कर रहे हैं उसका एक देरपा जो है उसका मनफी असर पड़ेगा समंदर के ऊपर, और पड़ रहा है। सही है, क्योंकि प्लास्टिक अगर डालें तो वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में जाके, तो आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम नीचे कुदरती जो समंदरी पत्थर होता है उसी को उठा के लेकर आते हैं उसके ऊपर। और कोरल भी जो वो जो रिवर स्टोन होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं? रिवर स्टोन नहीं, समंदर में जो मौजूद पत्थर होते हैं, जो आपको कभी कभी साहिलों पे भी नज़र आते हैं, ऐसी पत्थर समंदर में बड़े बड़े चट्टानें जो होती हैं मुख्तलिफ नीचे मौजूद होती हैं। हम उन्हीं चट्टानों को लेकर आते हैं, और जो कॉरल्स होते हैं, जो मरजान जिसको कहते हैं, बलोची ज़बान में उसको गुमचा कहा जाता है, तो उसको हम रेस्क्यू करते हैं। जो टूटा हुआ ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हेल्दी कॉरल को कभी टच नहीं करते। दुनिया भर में उसको टच करके प्रोपोगेशन किया था, हम हेल्दी वन को टच नहीं करते। सिर्फ जो टूटा हुआ है उसको लेकर आते हैं, उसको समंदरी पत्थर को लेकर आके उसको प्रोपोगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, जो कि डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला ने बनाया था। ऑर्गेनिकली इस पर प्रोपोगेट करते हैं। तकरीबन 12 से 14 दिन लगते हैं, जो अभी तक हमने यहाँ के हिसाब से रिसर्च की है। वो आपका जो कैटलिस्ट है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और कॉरल जो है वो पत्थर से नेचुरली अटैच हो जाता है। आप फिर हम उसको नीचे वापस लेके जाते हैं, नर्सरी बनाते हैं। हम 2 बाय 5 मीटर की नीचे नर्सरी बनाई हुई होती है, और उसमें जाके वो जितने भी प्रोपोगेटेड कॉरल्स होते हैं वो रख देते हैं। तो वो नेचुरली ग्रो होंगे, नेचुरली बढ़ेंगे। और जैसे ही हम रख रहे हैं, इवन हमने अभी देखा कि हम रख रहे हैं, मरीन लाइफ जो है वो फ़ौरन आ रही है और वो वहाँ पे अपना काम कर रही है। क्योंकि उससे ये होता है कि नेचुरल वे में जो नेचुरल गार्डियन है, जस्ट लाइक पैरट फिश, वो आके उसकी सफाई का काम भी खुद ब खुद कर रही है। यानी हमें जाके मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल वे है। सही है, तो इसलिए कुदरती तौर पे जो उसका मुहाफिज है वो खुद आ रहा है और उसके काम अपना वो जारी कर रहा है। तो इस चीज़ को किसी बड़े लेवल पे किया जा रहा है, या ये सिर्फ आप इस तरह से ही कर रहे हैं? पाकिस्तान में अभी तक आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप उस चीज़ को ग्रो करने में मदद करें। बैनुल-अक़वामी सतह पे तकरीबन 70 से 80 मुकामात पे ये काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके सीखें और आके हमारे साथ मिलके ये काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है तकरीबन 25 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको मैंने सर्टिफाई कर दिया कि वो इस टेक्निक को अब जानते हैं, जिसमें से आधे कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी फ़िशिंग कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वॉलंटियरली। ये नहीं कि उनको हम कुछ पैसे दे रहे हैं, वो वॉलंटियरली रज़ाकाना तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो खुद चाहते हैं कि समुंदर को बचाएं। आपकी बातें सुन के जब लोग अवेयर होते जा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हुई आपकी बातें सुन के, अब जैसे मैंने सुनी, हमारे व्यूअर्स सुने, अब वो चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग में घूमना शुरू होती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। दिस इज़ हाउ यू लर्न ना। तो इसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जितने भी सेशंस यहाँ पे लें, जो भी गेस्ट बिठाएं, वो आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आपको आगे बढ़ने में मदद दे, आपकी नॉलेज गेन करे। तो ये जो टॉपिक है, इस वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरी गेन हो रही है, और आई एम श्योर आपकी भी गेन हो रही होगी।